हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताने जा रहा हूं। देखिएगा, दो लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ मिरर ऑल लाई इन सेम प्लेन। यहां पे देखिएगा डायग्राम में, ये इंसिडेंट रे जो आने वाली रेज है, रिफ्लेक्टेड रे जो टकरा के वापस चली गई, और नॉर्मल जो सतह के परपेंडिकुलर एक हाइपोथेटिकल लाइन होता है। सभी एक पॉइंट पे है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे है, और देखिएगा तो सभी एक ही सतह पे एक ही प्लेन में होते हैं। यही पहला लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ मिरर ऑल लाई इन सेम प्लेन। दूसरा लॉ जो है द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो यहां देखिएगा सेकेंड लॉ जो है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने यहां माना है एंगल आई, जो कि इक्वल होगा एंगल आर के। यही सेकेंड लॉ है जो इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे इसका कुछ एग्जांपल, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सपोज अगर क्वेश्चन है हमारा इफ एंगल आई इज इक्वल टू 30 डिग्री देन एंगल आर इज इक्वल टू व्हाट। मतलब एंगल आई 30 डिग्री है तो एंगल आर क्या होगा। तो हम जानते हैं एंगल आई क्या होता है, लिखेंगे सिंस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, देयरफॉर एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल आई जो हमेशा एंगल आर के इक्वल होगी। अब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये हमें याद रखना होता है। इस न्यूमेरिकल में कंफ्यूजन जो आती है, एंगल आर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, एंगल आर नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है। अब जो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है यहीं पे आती है। अगर मिरर और इसके बीच का एंगल दिया हो, अगर हमारा न्यूमेरिकल है इस प्रकार से, एक न्यूमेरिकल है जिसमें कोई इंसिडेंट रे है, जिसमें मिरर और 30 डिग्री दिया गया, जो मिरर और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है। इस केस में हमें पूछे एंगल आर क्या होगा, इस केस में एंगल आर क्या होगा। तो यहाँ पे आपको ये देखना है जो एंगल नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होता है। ये जो नॉर्मल एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है सरफेस के साथ, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है। तो इस केस में जो एंगल होगा एंगल आई, वो आपका 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री होगा। इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 60 डिग्री है, और हम जानते हैं सिंस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो यहाँ पे एंगल आर जो हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, जो एंगल आई है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, एंगल आर जो है वो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, यही कॉन्सेप्ट है। अब आगे देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल से। क्वेश्चन है इंसिडेंट रे आपका 90 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड रे कितना होगा। इस केस में देखिए आप एक मिरर ड्रॉ करते हैं। हमें पता है जो एंगल होता है वो नॉर्मल से मेजर होता है इस प्रकार से। तो इंसिडेंट रे अगर आए है तो ये रे हमारा इस प्रकार से चला जाएगा। तो रिफ्लेक्टेड रे हमें पता है सिंस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो एंगल आई अगर 90 डिग्री है तो एंगल आर भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये रे आपकी जो रे होगी इस प्रकार से पास हो जाएगी, एंगल जो होगा यहाँ पे 90 डिग्री होगा। आप यहाँ गौर से देखिएगा, इसके पाथ में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, जिधर जा रही थी उधर ही चली गई, मतलब कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। इस केस में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। सिंपल से याद रखना है, डिफ्लेक्शन इन द पाथ ऑफ रे इन सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर सेम मीडियम में उसके पाथ में कोई डिफ्लेक्शन आए, विचलन आए, तो वही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगी। बाउंसिंग बैक हो तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। यहाँ पे कोई भी बाउंस बैक नहीं हुआ रे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसिडेंट रे के बीच में और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कुछ एंगल दिया है, मानिए 60 डिग्री दिया है। आप इस केस में बोल रहा है एंगल आई और एंगल आर को फाइंड करना। तो हमें पता है बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। यहां पे आपका एंगल आई और एंगल आर दोनों के बीच का दिया हुआ है, मतलब हम लिख सकते हैं गिवन में क्या है, एंगल आई प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। बट हमें पता है सिंस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर दोनों इक्वल है, तो हम एक पुट कर सकते हैं, देयरफॉर एंगल आई प्लस आर के जगह भी एंगल आई पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री 2 टाइम्स ऑफ एंगल आई इज इक्वल टू
60 डिग्री, एंगल आई इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 2 जो कि 30 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल आई 30 डिग्री तो एंगल आर भी 30 डिग्री, देयरफॉर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। कुछ इसी तरह के न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं। अब हम एक केस यहाँ पे ले रहे हैं, रिफ्लेक्शन से समझते हैं क्रिकेट में कैसे यूज होता है। आप यहाँ देखिएगा, आप यहाँ गौर किए होइएगा, जो लंबा खिलाड़ी होता है वो बाउंसर फेंक पाता है, लेकिन छोटे कद का खिलाड़ी बाउंसर नहीं फेंक पाता। ये मानते 3 विकेट है। अब सोचिए कोई लंबा सा खिलाड़ी, लंबा कद का खिलाड़ी यहाँ पे ले रहे हैं, तो उसका हैंड भी, हाथ भी, उसकी हाइट ऊंची होगी तो हैंड का हाइट भी ऊंचा होगा। जब वो बॉल को यहाँ से थ्रो करेगा तो वो इस पॉइंट पे अगर थ्रो किया तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये तो हमेशा नॉर्मल से मेजर किया जाता है। सपोज कीजिए यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होगा। जो विकेट को ये टच नहीं करेगा, बाउंसर के फॉर्म में ये चला जाएगा। अगर यही छोटा कद का खिलाड़ी होता, सोचिए इसी के जगह एक छोटा कद का खिलाड़ी है जिसका हाथ का लेवल भी नीचे है, वो अगर गेंद को उसी पॉइंट पे फेंके तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में ज्यादा होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इस केस में ये 30 था, मानिए यहाँ पे ये 60 हो जा रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 हो जाएगा, जो विकेट को हिट करके बाहर चला जाएगा। मतलब रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट क्रिकेट में भी एप्लीकेबल होता है।